गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज हम बात करते हैं कक्षा 11वीं के अध्याय नंबर 2 की, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। मैं बताना चाहूँगा कि विश्व की प्राचीन काल के अंदर जितनी भी सभ्यताएं थी, लगभग वो नदियों के किनारे पर पनपी थी। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता, उसी प्रकार मेसोपोटामिया सभ्यता भी जो थी वो नदियों के किनारे पनपी थी। सबसे पहले हम बात करते हैं मेसोपोटामिया शब्द के अर्थ की। मेसोपोटामिया शब्द जो है वो यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है मेसोस यानी मध्य, पोटेमोस यानी नदी, अर्थात 2 नदियों के बीच के स्थान को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। तो आप इतना तो समझ चुके हैं कि मेसोपोटामिया जो था वो 2 नदियों के बीच में बसा हुआ था। अब जानने का प्रयास करते हैं कि वो 2 नदियां कौन सी थी। तो वो 2 नदियां थी दजला और फरात नदियां। मेसोपोटामिया जो है वर्तमान समय के अंदर आपका जो इराक देश है, कभी प्राचीन काल में वो मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। दजला और फरात नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो आर्मेनियाई के उत्तरी पर्वत के अंदर एक तोरुश पर्वत है, वहां से इन दोनों नदियों का उद्गम हुआ है। दजला नदी जो है वो लगभग 1850 किलोमीटर लंबी है और फरात जो नदी है वो लगभग 2350 किलोमीटर लंबी है। इन नदियों के अंदर लंबाई के मामले में ही भिन्नता नहीं है, इसके अलावा भी कुछ भिन्नताएं थी जो इन दोनों नदियों को बहुत अलग बना रही है। सबसे पहले बात करें, दजला जो नदी है उसके पानी का वेग जो है, या हम कहें कि उसकी जो स्पीड है या गति है, वो फरात नदी की तुलना में अधिक तेज है। यानी दजला नदी का जो पानी है वो बड़ी ही तेज गति से बहता था, जबकि फरात नदी का पानी का वेग जो है वो कम था। दूसरी बात, दजला नदी के जो तट है वो काफी कटे फटे हुए थे। इसके विपरीत फरात नदी के जो तट थे वो काफी सुरक्षित थे। दूसरी बात, दजला नदी के जल की जो गहराई थी वो अधिक थी, फरात की कम थी, जिसके कारण यानी तट सुरक्षित होने के कारण, पानी का वेग कम होने के कारण और हम कहें कि गहराई कम होने के कारण फरात नदी के आसपास ही ज्यादातर नगरों का विकास हुआ। तो ये कई बार पूछ लिया भी जाता है कि कौन सी नदी के आसपास अधिक नगरों का विकास हुआ, तो फरात। इसी प्रकार पूछ लिया जाता है मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है। तो आप बताओगे कि मेसोपोटामिया जो है वो यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें मेसोस यानी मध्य, पोटेमोस यानी नदी, अर्थात 2 नदियों के बीच में बसे हुए क्षेत्र को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। और ये जो 2 नदियां थी वो थी दजला और फरात। अब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति, और साथ ही साथ हम इसी टॉपिक में करेंगे उसकी कृषि और पशुपालन के बारे में। तो मैंने इस डायग्राम की सहायता से आपको समझाने का प्रयास किया है, जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर के अंदर जो मेसोपोटामिया की भूमि थी वो ऊंची भूमि थी और यहाँ घास के मैदान थे, जिसके कारण यहाँ बड़े पैमाने पर भेड़ बकरियां पाली जाती थी। पूर्व और उत्तर के बीच यानी पूर्वोत्तर के तरफ यदि हम जाएं तो वहां स्टेपिस घास के मैदान थे और इस क्षेत्र में कृषि भी की जाती थी। और मेसोपोटामिया के अंदर लगभग 7 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में खेती करने का कार्य शुरू हो गया था। यदि हम बात करें पूर्व दिशा की,
तो मेसोपोटामिया की जो पूर्वी सीमा थी वो ईरान के साथ लगती थी, और जो हमारी दजला नदी थी, इससे जो सहायक नदियां निकली हुई थी, वो नदियां ईरान जाने के लिए एक अच्छे मार्ग का कार्य करती थी। कहने का अर्थ क्या है कि उन सहायक नदियों की सहायता से मेसोपोटामिया के निवासी आसानी से ईरान में जा सकते हैं। बात करें दक्षिणी दिशा की, तो मेसोपोटामिया के दक्षिण में रेगिस्तान था, लेकिन फरात नदी बहती थी और इसकी जो सहायक नदियां इससे बनी थी, उन नदियों द्वारा यहां महीन कणों वाली मिट्टी का जमाव किया गया था, जिसे आम भाषा में हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। और आपको पता होगा, जैसा कि आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है, कि जलोढ़ मिट्टी विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। तो कहने का अर्थ क्या कि यहाँ बड़े पैमाने पर कृषि की जाती थी, और यहाँ के लोगों की जो मुख्य फसलें थी, गेहूं, जौ, मटर, मसूर, खजूर, ये यहाँ के लोगों द्वारा मुख्य उत्पादित फसलें थी। अधिक उत्पादन होने के कारण यहाँ इस क्षेत्र को दो और बेनिफिट मिले, और वो क्या थे कि सबसे पहले मेसोपोटामिया के अंदर दक्षिणी क्षेत्र, यानी जो रेगिस्तानी क्षेत्र जिसे कहा जाता था, वहां पर नगरों का भी विकास हुआ, और सबसे पहले लेखन कला का विकास जो है वो भी इसी क्षेत्र में हुआ। तो बात शहरों की थी। तो अब हम बात करते हैं नगरीकरण के विकास के कारण, कि भाई जो नगरीकरण हुआ उसके पीछे कौन कौन से कारण, या हम कहें कि कौन कौन से कारक कार्य कर रहे थे। तो मेसोपोटामिया के अंदर लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास नगरों का विकास होना आरंभ हो चुका था। और मेसोपोटामिया के अंदर जो हमें नगर मिले हैं, उन नगरों को हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं: धार्मिक नगर, व्यापारिक नगर और शाही नगर। जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे हैं, धार्मिक नगर यानी जो किसी धार्मिक मंदिर हो सकती है, मस्जिद हो सकता है, गिरजाघर हो सकता है, उसके कारण जिस क्षेत्र का विकास हुआ हो उसे धार्मिक नगर, व्यापार के कारण व्यापारिक नगर, और शाही नगर यानी जहां बड़े पैमाने पर राज दरबार के कार्य या प्रशासनिक कार्य किए जाते थे, और धीरे धीरे वह क्षेत्र एक नगर का रूप धारण कर जाता है। ऐसे नगरों को शाही नगर के रूप में जाना जाता है, या हम इसको प्रशासनिक नगर भी कह सकते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में आपके सभी राज्यों की राजधानी जो है वो प्रशासनिक नगर के रूप में कार्य कर रही है। अब बात करते हैं उन कारकों की या उन कारणों की जिसके कारण शहरीकरण का विकास हुआ। सबसे पहला है प्राकृतिक उर्वरता, या हम साधारण भाषा में कहें तो अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी। मेसोपोटामिया की जो मृदा थी वो काफी उपजाऊ थी, और प्रकृति ने उसे ये सब कुछ दिया था। सिंचाई की कोई कमी नहीं थी, फरात नदी उसकी सहायक नदियों द्वारा, दजला नदी द्वारा। तो यहां हम कहें कि कम मेहनत में किसान अधिक उत्पादन लेते थे, और उनके पास अधिशेष उत्पादन होता था। अधिशेष उत्पादन का मतलब है आवश्यकता से अधिक उत्पादन। उदाहरण के तौर पर आपको अपने परिवार के लिए 50 मन अनाज चाहिए, और आपने उत्पादित किया 150 मन, तो 100 मन जो है वो क्या है? अधिशेष उत्पादन। और इस अधिशेष उत्पादन का हम क्या करेंगे? व्यापार, जिसके कारण शहरों का, इस अधिशेष उत्पादन के कारण शहरीकरण का विकास हुआ। पशुपालन ने भी शहरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि पशुओं के माध्यम से भी लोगों के पास आय जो थी उसमें वृद्धि हुई, जो शहरीकरण में सहायक सिद्ध हुई। जल परिवहन, किसी भी देश या किसी भी नगर के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्राचीन काल में भी और वर्तमान काल में भी कोई निभा रहा है तो वो है परिवहन। क्योंकि परिवहन के बिना आप व्यापार नहीं कर सकते, उद्योगों की स्थापना नहीं कर सकते, और यदि परिवहन आपके पास जल परिवहन है
तो आप कहें कि वो आपके लिए एक वरदान है, क्योंकि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता साधन यदि कोई है तो वह है जल परिवहन। और ये मेसोपोटामिया का सौभाग्य था कि जो फरात नदी थी वो इसे जल परिवहन की सुविधा प्रदान कर रही थी, जिसके कारण व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी, लोगों का आवागमन बढ़ा और उसी के चलते शहरीकरण का विकास हुआ, व्यापार, अधिशेष उत्पादन हुआ, जल परिवहन की सुविधा मिल गई। दूसरा हम देखते हैं कि वहां के लोगों के पास पत्थर और धातु की कमी थी, जिसके कारण उनको व्यापार करना आवश्यक था। और दूसरी बात, उनके पास कृषि से संबंधित जो उत्पाद थे वो अधिशेष थे, इसलिए व्यापार को बढ़ावा मिला और इसी के चलते व्यापारिक नगरों या व्यापारिक शहरों का उद्भव हुआ या विकास हुआ। तो ये तो थे शहरीकरण के विकास के प्रमुख कारण या कारक। अब बात करते हैं कि शहरीकरण की क्या क्या विशेषताएं, या हम कहें कि शहरों की क्या क्या विशेषताएं। उस समय के आधार पर हम बात करें तो सबसे बड़ी विशेषता थी श्रम विभाजन, यानी काम का बंटवारा। आपकी पुस्तक में उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक मुद्रा बनाने वाला व्यक्ति पत्थर से, वो पत्थर को उकेरना जानता है, लेकिन उसको उस पत्थर को उकेरने के लिए तांबे या कांसे की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए किसके ऊपर निर्भर है? वो धातु बनाने वाले के पास। उसी प्रकार फिर उसको मुद्रा बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? क्योंकि वो तो सिर्फ पत्थर उकेरना जानता है, पत्थर उसके पास नहीं, तो जो व्यक्ति पत्थर का व्यापार करता है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। फिर जब उसने मुद्राएं तैयार कर ली, अब उनको बाजार में बेचने के लिए फिर से उसे एक व्यापारी की आवश्यकता पड़ेगी जो उसका सामान खरीदे और मार्केट में उसको बेच दे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी के पास अलग अलग कार्य थे, या हम कहें कि सभी को श्रम का विभाजन किया गया था, काम उनके बीच में बांट दिए गए थे, जिसके कारण लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हुआ। यदि एक ही व्यक्ति सभी प्रकार के कार्य करेगा तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी। दूसरी विशेषता है शहरों के अंदर माल की आवाजाही अधिक होती है। आपने देखा होगा कि गांव के अंदर इतनी नहीं होती, शहर के अंदर आप जाते तो कोई किसी तरफ अपना सामान लेके जा रहा है, कोई किसी तरफ। दूसरी बात, हमें पता है कि जो शहरों के अंदर हैं वो वहां कच्चा माल लाया जाता है और तैयार माल भेजा जाता है। तो यहां भी हम देखते हैं कि शहरों के अंदर माल की आवाजाही रहती थी, और मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो ईरान, तुर्की और खाड़ी पार के देशों के साथ व्यापार करते थे, और इन देशों से तांबा, टीन, सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न जो थे वो आयात किए जाते थे, और इसके बदले में कृषि से संबंधित जो उत्पाद थे वो इन देशों को निर्यात किए जाते थे। परिवहन, आज भी यदि हम नगरों की विशेषता की बात करें तो सबसे पहले यही आता है कि नगरों के अंदर परिवहन सुविधा अधिक है, चाहे वो आपकी सड़क परिवहन हो, रेल परिवहन हो, जल परिवहन हो। ज्यादा आपको, अब हम अपने गांव की बात करें तो वहां वो सुविधा नहीं है जो आपके हिसार में, भिवानी में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, वो सुविधा आपके गांव के बस स्टैंड पे नहीं है परिवहन की, जबकि वहां पर परिवहन की सुविधा अधिक है। तो नगरों के अंदर या शहरों के अंदर परिवहन की सुविधा अधिक थी। सामाजिक संगठन, इसमें कुछ व्यापारिक थे जो संगठित होकर व्यापार करते थे। ये अपने सामान का भंडारण करते थे और उसके बाद इस सामान का वितरण करते थे, यानी सामान का भंडारण और वितरण भी शहरीकरण की प्रमुख विशेषता है। यदि हम चाहें तो एक और डाल सकते हैं, मूलभूत जो आवश्यकताएं या मूलभूत सुविधाएं गांव की तुलना में नगरों के अंदर या शहरों के अंदर प्राचीन काल में भी और वर्तमान काल में भी अधिक पाई जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज जो भी हमने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।